चलिए, ये जो पार्ट है ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा दिया था? पार्ट जो फर्स्ट था उसमें हमने स्टेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा दिया था। किसके बारे में पढ़ा दिया था? स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसे है। हमने क्या बताया था? इसके पार्ट फर्स्ट में क्या बताया था? दिस इज पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्यों है, रेस्ट में है तो क्यों है। इसकी जानकारी हमने किस में दिया था? पार्ट फर्स्ट में दिया था। और पार्ट फर्स्ट के लास्ट जो मिनट चल रहा था उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। पूरा डिफाइन किया, आप ध्यान से देखेंगे उसको तो उसमें लिखा गया होगा, बताया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो आप जो फिजिकल क्वांटिटी जो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया क्यू से। हमने किससे रिप्रेजेंट किया? क्यू से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? और आप जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला करके। वेयर एन क्या है? एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? यानी क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू क्या है? उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की एक व्यवस्था है। यू क्या है? उसी व्यवस्था को हम क्या बोल देते हैं? यूनिट बोलते हैं। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यू होता है और वह कितनी क्वांटिटी में लिया जाता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है कहानी? जैसे कि तो आप ये हमारा हो गया Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू यू। अब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या है? 5 kg शुगर, 5 kg शुगर, 10 लीटर ऑफ मिल्क। मिल्क कितना है? 10 लीटर है। 5 किलोमीटर is the distance between A and B. So these are the example for physical quantity. अब इसमें जो 5 है, 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? N को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? N को। N क्या है बालक? N आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी है। It has no unit. This N has no unit. इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। सेकंड क्या है? ये जो केजी है, केजी को क्या कहेंगे आप? यूनिट कहेंगे। तो अगर हमको शुगर की क्वांटिटी को कंप्लीट करना है, शुगर की अगर किसी शॉप पर जाते हैं और आपको चीनी लेना है तो केवल 5 कहेंगे या 5 कहेंगे तो चीनी नहीं देगा, या केवल केजी कहेंगे तो चीनी आपको नहीं देगा। शुगर देने के लिए आपको पूरा 5 kg कम्प्लीटली बोलना पड़ेगा, तब वह करे समझेगा कि हाँ आपने 5 kg चीनी का शुगर का डिमांड किया है। क्लियर है कहानी? तो इसी को हम बोलते हैं आपके 9th में बस इतना ही सिलेबस में है, ज़्यादा नहीं है। Q इजिकल टू N इंटू यू। N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी और U उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। अब देखिए ये जो हमारा 5 kg किसको रिप्रेजेंट कर दिया? ये मास को रिप्रेजेंट कर दिया। किसको रिप्रेजेंट किया? मास के बारे में बता रहा है। ये 5 किलोमीटर किसके बारे में बता रहा है? डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ये 10 लीटर किसके बारे में बता रहा है? तो वॉल्यूम के बारे में बता रहा है या कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। बात सुना रही है? दीज आर द वॉल्यूम और कैपेसिटी हो गया या डिस्टेंस हो गया, ये मास हो गया। ये क्या है? ये आपके फिजिकल क्वांटिटी ही है। क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिखने का जो फॉर्म है, लिखने का जो रूप है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स होता है। सो फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू
एंड इट्स यूनिट। क्लियर हुआ? जो इस चीज को हमने पहले वाले पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी बता दिया है। पार्ट सेकेंड में मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर बात करेंगे। तो इसको आप लिख लेंगे, या पिछले पार्ट फर्स्ट में बता दिया गया है, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में बांटा गया है, तोड़ा गया है 9th के हिसाब से। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी तो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। 9th में आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये हमारा टॉपिक रहेगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्या है? क्वांटिटी है। इसको बांटा गया, कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। मतलब हम किसी भी, क्योंकि देखिए फिजिकल क्वांटिटी किसके रूप में रह सकता है? Q = N × U के रूप में रह सकता है। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए हमने इसका स्टडी 2 पार्ट में डिवाइड करके समझा है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट समझिए, हमने इसको क्या कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? सबके लिए विजुअल है। फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी। एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलिए या स्केलर क्वांटिटी बोलिए, बोथ आर सेम, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह इसमें नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जो इसमें एरर आ गया था। तो हमारे पास कितने फिजिकल क्वांटिटी हो गए? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और दूसरा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो गया? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब इसको देखेंगे, बहुत इजी तरीके से समझना है हमको। देखिए, फिजिकल जो क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करने के लिए हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ, अपनी तरफ से इसका डेफिनेशन बनाएंगे। किताब में क्या लिखा है, टीचर क्या बता रहा है, वो अलग बात है, वो तो लिखना ही है, लिख लेना है। किसी भी डेफिनेशन को पहले आप अपने हिसाब से बनाना सीखिए कि क्या आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। जो भी है जैसे भी बनाइए। फिर किताब का सहायता लीजिए, बुक का सहायता लीजिए, और बुक से फाइंड आउट करिए कि क्या हमने मिस्टेक किया, फिर उसको इम्प्रूव करिए। ये काम होता है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से, अपने समझदारी के हिसाब से इस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है कहानी? तो क्या होगा? इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करना है? टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, if you want to represent any physical quantity, then we need only magnitude, not direction। अब जानते हैं, देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर समझना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? फर्स्ट चाहिए मैग्नीट्यूड। फर्स्ट क्या चाहिए हमको?
मैग्नीट्यूड चाहिए और सेकंड चाहिए डायरेक्शन। सेकंड क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, या दोनों चाहिए। बात समझ आ रही है? तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। वी नीड ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। We need only and only magnitude. So these kinds of physical quantity, these kinds of physical quantity is known as scalar physical quantity. पास में आ रही है? ये हमारी हमने अपने हिसाब से, आपके हिसाब से हमने डेफिनेशन को लिखा है। If you want to represent any physical quantity, so we need only and only what? Magnitude. मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाएगा? परिमाण। परिणाम नहीं, परिणाम को रिजल्ट कहा जाता है। करेक्ट है? तो हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, माप की जरूरत पड़ती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो अगर if we need only and only what? Magnitude. So again एक और हम बना सकते हैं इसका डेफिनेशन। To represent physical quantity, to represent any physical quantity, we need if we need only and only magnitude, to represent any physical quantity, any physical quantity। एक और ये डेफिनेशन हो रहा है। If we need only and only magnitude to represent any physical quantity, then that physical quantity is known as or called as what? Scalar physical quantity। क्या कहा जाएगा इसको? बोलिए। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो आप अपने मन से भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। क्या है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हमको केवल किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है कहानी? सो इफ यू नीड ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, सो देन दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लिखना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए। और बुक में दिया है उसको उसमें थोड़ा छोटा लिखा गया होगा, क्या दिक्कत है? इसको हमने अपने भाषा में बनाया है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद करने की कोई जो समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भूलेंगे ही नहीं, समझ लेंगे तो नहीं भूलेंगे आप। ठीक है? तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? डेफिनेशन हो गया। अब आप समझेंगे भाई इसका एग्जाम्पल बता दो तुरंत। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बताने के लिए मैं थोड़ा इस ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल बताने के लिए, है ना, एग्जाम्पल बताने के लिए क्या किया जा रहा है? ऊपर वाले को थोड़ा मिटा दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको आप लिख लीजिए एक बार। ठीक, ओके। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल से क्या है, किसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं अभी हमको? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये एग्जाम्पल्स किसके बारे में हो रहा है? केवल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एग्जाम्पल्स हो रहा है। अब जैसे कि आपको बोला जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर? दिल्ली टू बैंगलोर, ये दिस इज आर राइट? बैंगलोर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर? आपसे इतना पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर, तो क्या बोलेंगे आप? लगभग नियर अबाउट यू विल से दैट 2000 किलोमीटर। नियर अबाउट, इट्स अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग, नॉट करेक्ट।
सो 2000 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू बेंगलोर। अब बताइए हमने क्या पूछा आपसे, क्या पूछा हमने पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू बेंगलोर। आपने बोला 2000 किलोमीटर। हमने किसके बारे में पूछा, हमने डिमांड किया डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में डिमांड किया, डिस्टेंस के बारे में। और डिस्टेंस के बारे में क्या जानकारी दे दी आपने, 2000 किलोमीटर। आप जानते हैं किलोमीटर इज द यूनिट है एंड 2000 इज द मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं अभी बताया हूँ, क्या बताया हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई यूनिट में करेंगे तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस क्वांटिटी को। यहाँ पर डिस्टेंस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ। और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को बाला कहा जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। सो हियर वी नीड मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ओनली। इफ डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो अगर डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। सो दिस डिस्टेंस इट कम्स अंडर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की अगर आवश्यकता है, हमको जरूरत है, तो उस प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सो टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस, टू डिफाइन डिस्टेंस, टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस, टू डिस्क्राइब अबाउट डिस्टेंस, वी नीड ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज 2000 is the numerical value or magnitude to represent the distance, because you know that kilometer is the unit of distance. किलोमीटर क्लियर कर रहा है कि यह 2000 जो है वो डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। बात समझ रही है। जैसे कि यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर बता रहा है कि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है या लेंथ की बात कर रहा है, लेकिन 5 बता रहे, तो 5 ये बता रहे कितना डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ मच लेंथ हैव यू मेजर्ड, ये क्या बता रहा है, तो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी यू नीड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या बताता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है। और यूनिट क्या बताता है, यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बता देता है, तो एक्चुअली में किसके बारे में बात हो रहा है। बात समझ आ गया। अब जैसे मान के चलिए हमने इधर लिख दिया 10 kg, क्या लिख दिया 10 kg, तो kg बता रहा है कि यह मास का यूनिट है, यानी कि जो भी चीज बात हो रहा है वो किसके बारे में बात हो रहा है, मास के बारे में बात हो रहा है। कितने मास के बारे में, तो 10 kg के बारे में। तो kg उस फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बता रहा है भाई, और मैग्नीट्यूड उस फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है, हाउ मच। क्लियर है कहानी। तो समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की। जैसे हो गया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल किसकी जरूरत पड़ रही है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है ना, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। फर्स्ट। सेकंड चीज हो गया टाइम। सेकंड क्या हो गया जी, टाइम, वॉच टाइम। अब मान के चलिए हमारा रूम है ये, ठीक है। रूम में हमारे पास 4 दीवारें हैं, एक दीवार पर ये घड़ी, दूसरी दीवार पर दूसरा घड़ी, तीसरी दीवार पर तीसरा घड़ी, चौथी दीवार पर चौथा घड़ी। अब हमने अलग अलग एक ऊपर और नीचे कर दी, क्या दिक्कत है। तो क्या पॉसिबल है कि चारों डायरेक्शन में टाइम का कोई डिफरेंस होगा, क्या नहीं होगा ना। टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। अब वॉच को आप कहीं भी लगाइए, समय तो वही रहेगा, टाइम नहीं बदलेगा ना जी। इसलिए टाइम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन।
टाइम डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? मैग्नेट कितने बजे भाई? तो 5 बजे है। कितने बजे? 5। कितने बजे स्कूल जाना है? तो सवेरे 7 बजे जाना है। तो 7 बजे 7 o'clock, 7 इज द क्वांटिटी। कितने मिनट में आप खाना खा लोगे? तो 45 मिनट्स। 45 is the quantity, numerical value, magnitude, and minute is representing that physical quantity is talking about only time. क्लियर है? तो टाइम भी आपका क्या है? टाइम को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। वैसे ही थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं कि यही 3 है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। मास को भी रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। वर्क, कार्य, वर्क को भी रिप्रेजेंट करने की किसकी जरूरत पड़ रही है? मैग्नीट्यूड। आगे सब समझ लेंगे धीरे धीरे आप। क्लियर है कहानी? सो if you need only and only magnitude to represent any physical quantity, so then that physical quantity is called as scalar physical quantity. These are the examples of scalar physical quantities. इसको पूरे को अगर रिप्रेजेंट करना है, पूरे को समझना है, तो कहीं से किसी प्रकार का डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं। हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। अब इसको आप लिख लीजिए ताकि हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी दें। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो इसको इरेज कर दिया जा रहा है। जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। एक एक पार्ट पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। तब तो आपको फिजिक्स इतना आसान लगने लगेगा कि पूछिए मत। ठीक है? अगर फिजिक्स को आसान बनाना है तो रेगुलर रिवीजन जरूरी है। क्या जरूरी है? रेगुलर रिवीजन। भले ही आप 10 मिनट पढ़िए फिजिक्स, लेकिन डेली पढ़िए, रोज पढ़िए। 5 मिनट पढ़िए फिजिक्स, डेली पढ़िए, रोज पढ़िए। तब आप फिजिक्स में ज़्यादा तेज बन पाएंगे। ठीक है? अब समझेंगे आप किसके बारे में बात किया जाएगा? सेकेंड हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? सेम यही चीज आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, इसीलिए मैं कुछ पार्ट 11th का भी इसमें टच कर रहा हूँ। कुछ पार्ट जैसे Q इक्वल टू एन यू था, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, 9th में नहीं पढ़ेंगे। 9th में आपके सिलेबस में है ही नहीं। क्लियर है? तो कुछ पार्ट आपको इसलिए कि आपको 11th में जब जाएं आप, तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो समझने में। आपके पास आपका नोट्स रहेगा और ये नोट्स बचा के रखेंगे क्लास 11th के लिए। यह हमेशा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्लास 9th का फिजिक्स टोटली इट रिलेट्स टू द क्लास फिजिक्स फॉर क्लास 11th। एंड क्लास 10th का फिजिक्स किससे रिलेट करेगा? क्लास 12th से रिलेट करेगा। इसीलिए जो भी आप नोट्स बना रहे हैं या 11th में इसका काम आएगा, तो बहुत ज़रूरी है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है कि पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लें। वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन to represent any physical quantity, किसकी जरूरत पड़ रही है? वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है या डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, तो उस प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देन दैट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज called as वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सो to represent vector physical quantity, we need both magnitude and direction। इसीलिए देखिए, सफलता पाने के लिए सही डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सही दिशा में और सही परिमाण में, सही अमाउंट में काम करना चाहिए। सही डायरेक्शन होना चाहिए आपके पास और सही मैग्नीट्यूड होना चाहिए आपके पास। 5 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे अच्छे से पढ़ाई करना होता है, तब जाकर के क्या मिलती है, सफलता मिलती है। सो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है और डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखते हैं हिंदी में, परिमाण, और डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दिशा। यानी कि हमको दोनों की जरूरत पड़ रही है। अगर दोनों की आवश्यकता है, केवल डायरेक्शन दे दिया जाए तो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। केवल मैग्नीट्यूड दे दिया जाए तो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को के बारे में समझना है तो हमको दोनों चाहिए। कौन सा चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। दोनों को दोनों अगर हमारे पास है तो उस जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा है ना जी, उसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। क्लियर है कहानी। एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल में जैसे आपको बोल दिया जाए, एग्जाम्पल में क्या बोल दिया जाए कि भाई बताओ हमको दिल्ली जाना है, चाहे हमको जाना है बेंगलोर जाना है। कहाँ से, दिल्ली से। तो बताओ भाई दिल्ली से बेंगलोर जाना है, कि कैसे जाएंगे भाई। अगर मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि भाई एक बात बताओ हमको दिल्ली से बेंगलोर जाना है, कैसे जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आप हवाई जहाज से जाइए या रेलगाड़ी से जाइए या पैदल जाइए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात किया जा रहा है यहाँ पर जी। किसकी बात किया जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, मजाक बिल्कुल नहीं लेंगे। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछता है भाई हमको बताइए जरा, हमको जाना है बेंगलोर, तो दिल्ली से बेंगलोर कैसे जा पाएंगे, तो आप बोलेंगे क्या उड़ के चले जाओ हवाई जहाज से, ऐसा बोलेंगे नहीं। इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि आप हमको सज्जनता पूर्वक बताइए कि हम दिल्ली से बेंगलोर पहुंचेंगे कैसे। तो दिल्ली से बेंगलोर पहुंचने के लिए आप बोलेंगे नहीं भाई, दिल्ली से बेंगलोर पहुंचने के लिए आपको 2000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना किलोमीटर, 2000। अब बताओ 2000 किलोमीटर का वो पा करके इंफॉर्मेशन आपने क्या दे दिया, 2000 किलोमीटर। अब 2000 किलोमीटर पा करके वो बेचारा जान ही नहीं रहा है कि दिल्ली यहाँ पर है। दिल्ली मान लो यहाँ पर है। अब 2000 किलोमीटर इधर चलेगा कि इधर चलेगा, कि इधर चलेगा, कि इधर चलेगा, कि इधर चलेगा, कि इधर चलेगा। आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो दे ही दिया। क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया। बेंगलोर पहुंचेगा, केवल मैग्नीट्यूड को पा करके बेंगलोर पहुंचेगा, वो कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है और चलना तो डायरेक्शन में है ना जी। उस मैग्नीट्यूड को कवर करना है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल करके, तब जा करके आप बेंगलोर पहुंच पाएंगे। तो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। और जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को बता देंगे तो समझ लीजिए कि यही इसी को कहा जाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा जाता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी हो जाएंगे। आगे बताया जाएगा वेलोसिटी क्या है।
डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सब बताया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी आप ये समझिए, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में होता है। एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, क्या हो जाएगा, मोमेंटम। बात समझ आ रही है ये। एंड मेनी मोर एग्जाम्पल फॉर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इतने सारे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के। तो हमको समझ में आया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। मैं आपको मोटा मोटी बता देना चाहता हूँ। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमको केवल और केवल किसकी ज़रूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है, डायरेक्शन की ज़रूरत हमको नहीं पड़ रही है। तो इस प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, एट्सेट्रा। लेकिन अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है और हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड प्रीवियस एग्जाम्पल्स वाज फॉर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने इस प्रकार फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरी स्टोरी हुआ वो हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है द टर्मिनोलॉजी which is used to define the state of motion और रेस्ट। पूरा का पूरा सिलेबस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ाना है, ये मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था। पहले पार्ट का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने बता दिया है कि मैं फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करूँगा। क्लियर है कहानी? तो समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे कि कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसके बारे में जानकारी लेकर के हम ये बता सकें, है ना, कि ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या होता है। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है या स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होती हैं चीज़ें, उसी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। उसी चीज़ के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। या यूँ समझ लीजिए कि एग्जाम्पल फॉर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स और उसके डेफिनेशंस। तो कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी हमको पढ़ना है? फर्स्ट क्या पढ़ना है बालक? फर्स्ट पढ़ना है डिस्टेंस। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस। ये मैंने पार्ट फर्स्ट का जो हमने लेक्चर डाला था उसमें पूरा सिलेबस हमने आपको बताया है, ठीक है, उसी के हिसाब से चला जा रहा है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस को कहा जाता है दूरी। क्या कहा जाता है? दूरी। अब जैसे मान के चलिए ये आपका रोड है, यहाँ हमारा पॉइंट ए है, दिस इज सपोज पॉइंट बी, दिस इज सपोज पॉइंट सी, एंड दिस लास्ट इज योर पॉइंट डी। क्लियर? सो फ्रॉम ए टू बी टोटल कितना है? टोटल आपका 20 किलोमीटर है। फ्रॉम बी टू सी 10 किलोमीटर। क्या है ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर? इट इज द डिस्टेंस ओनली। इट इज व्हाट? इट इज द, अगेन दिस इज सपोज दिस इज 30 किलोमीटर। सपोज दिस इज हाउ मच? 30 किलोमीटर। ये अगर ऐसा आपका दिया गया है, अब पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट? ट्रेवल्ड बाय द
object, suppose any object is traveling from A to D, so A to B 20 km, suppose it is our total assumption. B to C 10 km, C to 10 D is 30 km. So the distance traveled by object will be how much? AB plus BC plus CD. AB की वैल्यू कितना दिख रहा है बताइए? 20 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। BC की वैल्यू कितना दिख रहा है? 10 और CD की वैल्यू कितना दिख रहा है? 30। तो 30 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो पता चला, डेफिनेशन तो पता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो करो 20 + 30, 20 10 30, 30 20 60, 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक बात बताइए जरा, एक बात पूछें क्या? ए से बी तक जाने में कुछ समय लगा कि नहीं लगा? बताइए, लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगेगा। बी से सी तक जाने में कुछ समय लगेगा, सी से डी तक आने में भी कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब क्या बोल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग गिवन टाइम, दिस इज व्हाट? 60 किलोमीटर इज व्हाट? 60 kilometer is the total distance traveled by the object during given time period or during given time। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद से डिस्टेंस को डिफाइन किया जाएगा। आराम से डिस्टेंस को पहले समझ लेंगे कि डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो डिफाइन तो ईजी चीज़ है कैलकुलेट करना। इसको लिख लिया आपने, इसको इरेज कर दिया जा रहा है। एक और एग्जांपल समझिए। देखिए, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है लेकिन समय नहीं ले रहा है? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है दुनिया में? कौन सा ऑब्जेक्ट है जो चल तो रहा है लेकिन समय नहीं ले रहा है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। केवल फिल्मों में होता है कि चल रहा है और समय नहीं ले रहा है। बिल्कुल चलेगा तो समय भी लेगा, भले आप न चले लेकिन समय तो चल रहा है। समय को कोई नहीं रोक सकता है, समय कंटिन्यूअस चल रहा है। क्लियर? तो समझिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। सपोज ये आपका पाथ में बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ जी? ये पाथ। सपोज दिस इज 10 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 4 किलोमीटर, दिस इज 6 किलोमीटर, this is 5 kilometer, this is 1 kilometer, this is again 10 kilometer. Point A, point B, point C, D, E, F, G and H। लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते हैं। क्लियर? 10 2 4 6 5 1 एंड 10, दिस इज 10 किलोमीटर। आराम आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब तो टोटल डिस्टेंस कितना चला कोई ऑब्जेक्ट? तो टोटल डिस्टेंस कितना चला भाई? टोटल डिस्टेंस चलने के लिए ए बी प्लस बी सी, बोलिए एक साथ, ए बी प्लस बी सी, बोलिए सी डी। सी डी के बाद क्या लिख दें? डी ई। डी के बाद क्या लिख दिया जाए? ई एफ। ई एफ के बाद एफ जी, बोलो एफ जी के बाद जी एच। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए फिगर से देखिए, ए बी की वैल्यू कितना है? 10। ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 प्लस कितना है? 2। अब तक आपको कैलकुलेट करके, जोड़ करके, ऐड करके बता देना चाहिए। फिर इसका कितना है? 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। जोड़िए 12 4 16, 16 and 6 22, 22 and 5 27, 22, 27 and 1 28, 28 and 10 38। तो
38 kilometer is the distance traveled by the object during given time. During given time. So in this way we will calculate the value of distance. क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, समझे? छापिए इसको। ओके, अब हम इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का डेफिनेशन लिख सकते हैं? डिस्टेंस का डेफिनेशन आसानी से लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा? देखिए, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ, क्योंकि एक रास्ता है ना जी, और लंबाई को दूरी कहा जाता है। लंबाई को क्या कहा जाएगा? दूरी कहा जाएगा। लेंथ को ही डिस्टेंस कहा जाता है भाई, लेंथ को ही डिस्टेंस कहा जाएगा। लेकिन लेंथ में डिफरेंस है, लेंथ को ही डिस्टेंस कहा जाता है, लेकिन लेंथ और डिस्टेंस में अंतर है, डिफरेंस है, समझिएगा। So total length of the path covered by object during given time, during given time, समझे? टोटल लेंथ a path covered by object during given time is called distance. Distance covered or traveled by it. तो क्या हो गया? टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ covered by the object. Total path length covered by object or traveled by object during given time is called distance traveled by it. So this is the definition of distance. And in this manner you will calculate the value of distance. Is it clear for you? Clear? इस तरीके से हम किसको कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। और हमको लग रहा है कि बहुत इजी चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। जितना आपने ट्रेवल किया वही किलोमीटर है, वही डिस्टेंस आपका हो गया। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सो एसआई यूनिट ऑफ, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, उल्टा होता है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। इसको एम से डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाता है? मीटर होता है। समझे आप लोग? क्लियर? इसको लिखिए, एक बार लिखिए, सभी लोग लिखिए। चलिए, तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस और डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी ले लिया। अब समझेंगे सेकंड जो है व्यवस्था वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लेंथ और डिस्टेंस के बीच की कहानी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया है। तो देखिए, लेंथ को बीच में लाया है, डिस्टेंस को डिफाइन किया, लेंथ लाया है, लेकिन लेंथ और डिस्टेंस में अंतर है। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस मार्कर, सही है? बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो बोलेंगे हाँ, लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर मिलेगा, यानी कि आंसर किसका मिलेगा? करेक्ट आंसर कितना होगा? क्या होगा? व्हाट इज द, देखिए फिजिक्स का जब तक आप बेसिक नहीं जान पाएंगे तब तक जान ही नहीं पाएंगे फिजिक्स है क्या चीज। ठीक है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, ये हो गया एक, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस मार्कर। बताइए। अब अगर ये सेंटेंस सब समझ गए ना तो आप फिजिक्स समझ जाएंगे, फिजिक्स का बेसिक समझ जाएंगे और आप डिस्टेंस और लेंथ के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। किसका आंसर दे पाएंगे आप, इसका कि इसका? बताइए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर? नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस मार्कर? भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस? जैसे ही आपके दिमाग में डिस्टेंस आया ना तो आप बोलेंगे, क्या क्वेश्चन लगाएंगे? भैया फ्रॉम वेयर, कहां से? कहां से डिस्टेंस पूछ रहे हैं इस मार्कर का? इस मार्कर का डिस्टेंस कहां से पूछ रहे हैं? हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। क्वेश्चन में क्या होता है? आंसर होता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब ये है कि डिस्टेंस को बताने के लिए हमको कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, तुलना करना पड़ेगा। यानी कि डिस्टेंस इज रिलेटिव टर्म। कौन सा टर्म हो गया ये? डिस्टेंस इज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म तुलनात्मक चीज है, इसको बिना कंपेयर किए हम जान ही नहीं पाएंगे कि डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। यानी डिस्टेंस की वैल्यू जानने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। और लेंथ को जानने के लिए हमको बस ये लेंथ है, बल्कि इस यहाँ से यहाँ तक इसको भी 2 पॉइंट चाहिए। लेकिन लेंथ जो है एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, मार्कर के ही बारे में बात करेगा। लेकिन मार्कर का अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो कहाँ से? यानी डिस्टेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, लेंथ में केवल एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। बात समझ में आया? लेंथ में अगर लेंथ पूछ रहा है, क्या बोलेंगे? तुरंत बोल देंगे यस 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। क्लियर? तो लेंथ जो है एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की पूरी कथा बता देता है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले मार्कर कहीं काफी है इसका लेंथ बताने के लिए, किसी ऑर्डर की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछ रहा है इस मार्कर का तो हमको पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, भाई तुम कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहे हो, वो कहाँ से, तो उस पॉइंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए डिस्टेंस की जानकारी रखना है। अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग है, एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 पोजीशन नहीं है, फिर ये बात है ना जी। अब मैं बोला जाऊंगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन माई नोज एंड माई थ्रोट। हाँ ये ठीक है, पूरे शरीर में हमने अपना लोकेशन बता दिया। दिस इज द लोकेशन ऑफ नोज, दिस इज द लोकेशन ऑफ थ्रोट। ये बन गया, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मी? नहीं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मी? मेरा लंबाई क्या है? तो मेरा इंडिविजुअल लंबाई मेरा अपना इंडिविजुअल हो गया, इसमें कंपैरिजन की बात नहीं है। लेंथ इज नॉट अ रिलेटिव टर्म बट डिस्टेंस इज रिलेटिव टर्म। बात समझ में आया कि लेंथ क्या डिस्टेंस क्या है? सो लेंथ को, सो डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए आपने लेंथ लाए, अब लेंथ को डिफाइन करने के लिए आप डिस्टेंस ला दीजिए। क्या दिक्कत है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। सिंपल, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसके बारे में बात करेंगे? अब नेक्स्ट जो लेक्चर आपको बनाया जाएगा किसके बारे में बात किया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, पार्ट जो 3 रहेगा वो किसके बारे में बात किया जाएगा? उसके बारे में पार्ट 3 में डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाएगा। डेली एक एक लेक्चर बनाया जाएगा आपको डेली पढ़िए और आराम आराम से पढ़िए, आधे घंटा पढ़िए डेली। रेगुलर पढ़ेंगे आप, डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। कल जो पार्ट 2 कंप्लीट आज हो रहा है,
कल जो पढ़ाया जाएगा आपको पार्ट 3 के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से शुरू किया जाएगा। ओके।